गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग का संस्कृत का सेट डिस्कस होगा अभी, जिसका भी JSSC CGL में संस्कृत लैंग्वेज है उनके लिए ये 40 क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट सेट है जो डिस्कस होगा अभी। इससे पहले और भी सेट्स आ चुके हैं, एटलीस्ट 20 सेट्स आ चुके हैं, तो वो आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जो कि आपकी रिविजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त लकार है। A ल्युट लकार, B लंग लकार, C लिट लकार और D लट लकार। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। A लुट लकार, B लंग लकार, C लिट लकार और D लट लकार। कल के सेट में भी मैक्सिमम लकार वाले क्वेश्चन से धातु वाले क्वेश्चन थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का सेट है। तो उसमें आपको बताना है वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त लकार है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लट लकार वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त होता है। कौन सा लकार होगा? लट लकार होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परोक्ष अद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार है। परोक्ष अद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार है। इसमें भी चार ऑप्शन है आपके, A लिट लकार, B लेट लकार, C लंग लकार और D लोट लकार। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेट लकार। लेट लकार परोक्ष अद्यतन भूतकाल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अद्यतन भविष्यत काल का बोधक है। अद्यतन भविष्यत काल का बोधक क्या है? A लिट लकार, B लूट लकार, C लेट लकार या D लोट लकार। तो इन सब में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा B। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल में। आपका क्वेश्चन क्या है? सॉरी, सामान्य भविष्यत नहीं, अद्यतन भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, अद्यतन भविष्यत काल का बोधक है। तो इसका काल का बोधक कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा B ल्युट लकार। ठीक है, ल्युट लकार अद्यतन भविष्यत काल का बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य भविष्यत काल में प्रयुक्त लकार। जो सामान्य भविष्यत काल है उसमें कौन सा लकार आता है? तो बहुत इजी है। जो आप लोग को धातु रूप जो आप लोग को पढ़ना है, तो धातु रूप में आपको 5 लकार ही पढ़ने, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 5 ही पढ़ने, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर कितने 10 लकार होते हैं, तो वो 5 में लिट लकार आपको पढ़ना ही है। तो सामान्य भविष्यत काल में प्रयुक्त लकार है A लट लकार, B लिट लकार, C लिट लकार या D लेट लकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C लिट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधि एवं प्रेरणा के अर्थ में आने वाला लकार क्या है? विधि एवं प्रेरणा के अर्थ में आने वाला लकार क्या है? ऑप्शन A लूट लकार, ऑप्शन B लेट लकार, ऑप्शन C लिंग लकार या ऑप्शन D लोट लकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोट लकार। ठीक है, लोट लकार विधि एवं प्रेरणा के अर्थ में आता है। नेक्स्ट, विधि एवं आशी भेद वाला लकार है। विधि एवं आशी भेद वाला लकार है। तो इसमें कौन सा लकार हो जाएगा? विधि एवं आशी भेद वाला लकार है। ऑप्शन A लोट लकार, B लिंग लकार, C लुंग लकार या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B लिंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार क्या है? सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार क्या है? A लिंग लकार, B लंग लकार, C लुंग लकार या D लूट लकार। ऑप्शंस आप देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन है लिंग लकार, B लंग लकार, C लुंग लकार या D लूट लकार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल की विवक्षा में होता है। इसमें आपका होगा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, लंग लकार होना चाहिए। ठीक है, लंग लकार।
लंग लकार आएगा सामान्य भूतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्लोक पर आधारित प्रश्न संख्या 8 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 8 से 10 तक आपका श्लोक है, श्लोक को पढ़कर आपको आंसर करना है, ठीक है। श्लोक है आपका, असंशय महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें आपका श्लोक दिया हुआ, श्लोक पढ़कर आपको आंसर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, अभ्यासेन किम वशीकर्तुम शक्यते। अभ्यासेन किम वशीकर्तुम शक्यते, अभ्यास करके किस चीज को हम लोग वश में, मतलब वश में किया जा सकता है। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू श्लोक ही आंसर करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो पहला लाइन क्या है आपका, असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन किम वशीकर्तुम शक्यते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मन अभ्यासेन वशीकर्तुम शक्यते। आप क्वेश्चन श्लोक ठीक से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मनो जो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, मन अभ्यासेन किम वशीकर्तुम कर्यते। मतलब मन को आप जितना वश में रखेंगे, मतलब जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यासेन किम वशीकर्तुम, अभ्यास से किसको वश में किया जा सकता है, तो किसको किया जा सकता है, मनः को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनः अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते अस्मिन् वाक्ये कर्तृ पदम किम। ये जो वाक्य, इसमें कर्तृ पद मतलब कर्ता पद कौन सा है, कर्ता पद कौन सा है। ऑप्शन है ए मनः, बी वैराग्येन, सी अभ्यासेन, डी दत्तानि सर्वाणि। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा मनः अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। क्या हो जाएगा, मनः अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन्तेय संबोधन कस्मै अस्ति। कौन्तेय संबोधन कस्मै अस्ति, कौन्तेय किसको संबोधित किया गया है, ए अर्जुनाय, बी श्री कृष्णाय, सी युधिष्ठिराय या डी रामाय। चार ऑप्शन है, किसको बोला जा रहा है, अर्जुन को, कृष्ण को, युधिष्ठिर को या राम को। तो राम तो नहीं होंगे इसमें, बाकी तीन ऑप्शन जो अर्जुन, श्री कृष्ण या युधिष्ठिराय, श्री कृष्ण भी नहीं होंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए अर्जुनाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिणाम मात्रे में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति क्या है। परिणाम मात्रे में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति क्या है। ये कारक से क्वेश्चन है आपका, ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी या डी प्रथमा। क्या क्या ऑप्शन है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। आपको सूत्र दे दिया गया, सूत्र का एक वर्ड दे दिया गया, परिणाम मात्र। तो परिणाम मात्र में कौन सा सूत्र होगा आपको ये बताना है। तो अगर आप कारक के सूत्र लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप अभी तक तो इतना टाइम हो गया है कि आप सारे जो सूत्र हैं, मतलब जो ग्रामर का पोर्शन है, संधि, समास, कारक, वाच्य, ये सारा कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका सूत्र है, प्रतिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र आप कर्ता जो पहला कारक है आपका प्रथमा विभक्ति, उसी का ये पहला सूत्र है। तो ये आप सब लोगों को पता होगा, प्रतिपादिका अर्थ लिंग परिमाण वचने मात्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रतिपादिका अर्थ मात्रा में, लिंग मात्र में, अधिकता में, परिणाम मात्र में और संख्या मात्र में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। किस किस में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रतिपादिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, अधिकता में, परिणाम मात्र में और संख्या मात्र में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ये आपका प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का पहला सूत्र है। कोई भी ग्रामर बुक आप पढ़ रहे होंगे तो ये आपको कारक में पहला सूत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रथमा विभक्ति का सूत्र है, ठीक है। प्रथम विभक्ति का अर्थ बतलाने का उपक्रम किया जा रहा है, मतलब ये महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र से सारा अर्थ बताया है। तो इसमें क्या हो गया है, प्रथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे,
लिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? अब इसमें आपसे पूछा गया है कि लिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? ऑप्शन ए कारक, बी प्रतिपादिकार्थ, सी अव्यय या डी लिंग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारण है जिसके कारण इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति किसके लिए हुई है? लिंग उच्च आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। तो इसमें आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? लिंग उच्च आदि में प्रतिपादिकार्थ प्रथमा विभक्ति का कारण है। कौन सा कारण है? जो आपका सेकंड ऑप्शन है बी, प्रतिपादिकार्थ। ठीक है, प्रतिपादिकार्थ प्रथमा विभक्ति का कारण है। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्र, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेनेशन इसमें भी, अर्थात प्रतिपादिका मार्थ लिंग वचन की मात्रा अधिकता में परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये जो सूत्र है आपका, इसी में आपका एक्सप्लेनेशन है। जो मैंने पहले बोला, प्रतिपादिकार्थ मात्र में लिंग अधिकता में परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी उसी सूत्र से, वचन मात्र में प्रथमा हुई है। ऑप्शन ए श्री, ऑप्शन बी द्रोणोब्रीहि, ऑप्शन सी द्वे या ऑप्शन डी ज्ञानम। तो इसमें आपको बताना है कि किसमें वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति किसमें हुई है। ऑप्शन ए श्री, बी द्रोणो, सी द्वे द्वौ या डी ज्ञानम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वचन मात्र में जो दो है वो प्रथमा विभक्ति होगी। वचन का अर्थ है संख्या। ठीक है, सूत्रानुसार जो आपका सूत्र है वही सूत्र यहाँ भी होगा, प्रतिपादिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र से ही होगा इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियतो पारिस्थितिक है। ए हेतु, बी प्रतिपदिकार्थ, सी वचन या डी कर्ता। मतलब इसी सूत्र से सारा क्वेश्चन है अभी। ठीक है, ए हेतु, बी प्रतिपादिकार्थ, सी वचन या डी कर्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिपादिकार्थ। अब ये बार बार मैं कितने बार बोली, पहला ही श्लोक, पहला जो सूत्र है उसी से सारा क्वेश्चन किया हुआ है। कारके यह कैसा सूत्र है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारके, सिर्फ कारके लिखा हुआ है, कारके कैसा सूत्र है? तो कारके कैसा सूत्र है? ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन बी परिभाषा, ऑप्शन सी नियम या ऑप्शन डी अधिकार। ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें। तो ये कैसा सूत्र है? अगर आपको सारा सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन देख के बता सकते हैं। कारके ये कैसा सूत्र है? सिर्फ कारक में एक ही मात्रा लग गया है और आपसे सूत्र पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा सूत्र आया है? ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है? विधि, परिभाषा, नियम या अधिकार। तो इसमें कौन सा सूत्र आया है? जो लास्ट ऑप्शन आपका है अधिकार। ठीक है, कारक के अधिकार सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? ये क्वेश्चन भी कारक से, ये भी रिपीटेड है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है कर्म, बी करण, सी संबंध या डी संप्रदान। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? कर्म, करण, संबंध या संप्रदान। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्म कर्ता का इष्टतम कारक है। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, कर्म कर्ता का इष्टतम कारक है। आप कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का सूत्र अगर पढ़ते हैं तो इसमें पहला सूत्र है कर्तुरी इष्टतम कर्म, मतलब कर्ता की इच्छा। कर्ता क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को प्राप्त करने की सर्वाधिक इच्छा रखता है उस कारक को क्या कहते हैं हम लोग? उस कारक को कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सूत्र हो जाएगा आपका? कर्म कारक वाला सूत्र हो जाएगा। कर्तुरी इष्टतम कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, वहां कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो कर्तुरी इष्टतम कर्म होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए,
हरिम भजती में हरि क्या है? हरिम भजती में हरि क्या है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी अधिकरण कारक या डी करण कारक। ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी अधिकरण कारक या डी करण कारक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी कर्म कारक। हरिम भजती में हरिम में क्या है? कर्म कारक है। ऊपर के सारे क्वेश्चन किससे थे? कारक से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मासेशु अश्वम बध्नाति। यहां मास कर्म नहीं है, क्योंकि मास कर्म क्यों नहीं है? अब आपको रीजन बताना है कि कर्म क्यों नहीं है। यह किसी का इष्ट नहीं है। ऑप्शन ए यह निर्जीव है। ऑप्शन सी यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है, या ऑप्शन डी यह बहुवचन में है। आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए। क्या है? मासेशु अश्वम बध्नाति। यहां मास कर्म नहीं है। मास कर्म क्यों नहीं है? क्योंकि यह किसी का इष्ट नहीं है। ऑप्शन बी यह निर्जीव है। ऑप्शन सी यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है, या ऑप्शन डी यह बहुवचन में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। मासेसु अश्व बाधनति, यह मास कर्म नहीं है क्योंकि यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। आप जो पहला सूत्र अभी पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। मतलब ये जो सूत्र है आपको पहला जो द्वितीय विभक्ति वाला था, कर्तुरी इष्टतम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी प्रस्तुत सूत्र में कर्म संज्ञा होती है, उसी में कर्म संज्ञा होता है जो आप कर्ता करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप सूत्र सेंटेंस देखिए क्या है, मासेशु अश्वम बध्नाति। तो यहाँ मास कर्म नहीं है, कर्म क्या हो गया है? अश्वम। अश्वम में क्या लग रहा है? द्वितीय विभक्ति लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्मणि द्वितीय सूत्र में इस सूत्र का अधिकार है। कर्मणि द्वितीय, तो इस सूत्र का अधिकार है। ऑप्शन ए अनभिहते, ऑप्शन बी कारके, ऑप्शन सी कर्म प्रवचनीय, या ऑप्शन डी यांग प्रतिपादिकत। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? कर्मणि द्वितीय का सूत्र में अभिहते जो है, अभिहिते का सूत्र का अधिकार है। अभिहिते का सूत्र अधिकार है। तो इसमें कर्मणि द्वितीय में कौन सा सूत्र आया है? अभिहिते का आया है। ठीक है, तो आप कर्ता कारक का सूत्र देखिए। अब इसका भी जो कर्म द्वितीय विभक्ति उसके भी सारे सूत्र है। मतलब सारे सूत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो कर्म कारक का हो, कर्ता कारक हो, संप्रदान हो, षष्ठी हो, सप्तमी हो, सभी सूत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको सारा सूत्र एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हरि से व्यते में किस में कर्म का अभिधान है? हरि से व्यते में किसमें कर्म का अभिधान है? ए कृत, बी धातु, सी कर्ता या डी तिंग। तो इसमें क्या होगा? हरि से व्यते में, हरि से व्यते में तिंग प्रत्यय से कर्म का अभिधान है। कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? तिंग प्रत्यय। अब ये प्रत्यय में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने पहले नहीं देखा है, पहले के वीडियोस नहीं देखा है, तो आप पहले के वीडियोस क्लिक करके देख सकते हैं। आगे 20 वीडियोस दिए हुए हैं जिसमें ग्रामर के हर एक पोर्शन में जहाँ जो भी क्वेश्चन आ रहा है MCQ फॉर्मेट में ही है, लेकिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वहां से देख सकते हैं। जैसे किसी सीरीज में संधि का अच्छा एक्सप्लेनेशन है, किसी में प्रत्यय है, किसी में कारक है, किसी में वाच्य है, समास है, कहीं कहीं पे श्लोक भी एक्सप्लेन किया गया है। तो जिन लोगों का जो चीज वीक है आप वो चीज देख के रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, जिनका भी जो छूटा हुआ है। तो ऑलरेडी 20 सेट से ज्यादा ही, एटलीस्ट 20 सेट से ज्यादा डिस्कस हो चुका है। तो आप वो सारा सेट को देखिए, अपना रिविजन कीजिए। और जिन लोग का JSSC CGL जिन लोग का है एग्जाम, उन लोग के लिए झारखंड का करंट अफेयर सेशन भी है। करंट अफेयर में आपके 15 to 16 सेट्स है, तो आप उसको देखकर भी रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर में जितना भी स्टेट करंट अफेयर है वो सारा कवर किया हुआ है।
तो वो सब देखिए, प्लस आपका जेएसएससी सीजीएल का 15 प्रैक्टिस सेट्स दिया हुआ, मॉडल सेट जो 150 क्वेश्चन का है, जिसमें कि आपको पहले पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना, मतलब पेपर 1 क्वालिफाई तो करना ही है हिंदी इंग्लिश, साथ में जो लैंग्वेज पेपर 2 है, लैंग्वेज पेपर 2 पे भी फोकस करना है, जो भी आपका लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश बांग्ला उर्दू जो भी आप रखे होंगे, तो उसमें आपको फोकस करना है। इन दोनों मतलब लैंग्वेज पेपर 2 चेक होगा, अगर आपका क्वालिफाई आप करते हैं, मोर देन 30% लाते हैं, तभी आपका पेपर 3 का पेपर चेक किया जाएगा। तो पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में तब आते हैं, तो उसके लिए भी आपका सारा दिया हुआ है, सेट्स दिया हुआ है। सेट्स में जितने भी पोर्शन है, साइंस, जीएस, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड स्पेशल, कंप्यूटर, सारा पोर्शन वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आप वो सेट सबको देखिए। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जीएस के किसी भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहां भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करके अपना क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेट्स दिए हुए, बिहार का करंट अफेयर चल रहा है और पहले के भी सेट्स दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी दिया हो, तो जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं वो लोग वो सब देख सकते हैं। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स पेपर है, जो लेटेस्ट पेपर है तब तक का सारा सॉल्व उसमें दिया हुआ है। प्लस जो करंट अफेयर सेक्शन है बीपीएससी का इंग्लिश मीडियम में, तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है वो देख सकते हैं वो सारे वीडियोस, तो आप उनको देखिए एंड ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। कंप्लीट वीडियो देखिए तभी आपके लिए वो यूजफुल होगा, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन या 1-2 5-10 मिनट देखने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी आप देख रहे हैं पूरा देखिए, ठीक है। इनकम्प्लीट देखने से कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तथा युक्तम चानित सितम सूत्र से संज्ञा होती है, ए संप्रदान, बी करण, सी कर्म या डी कर्ता। तो इससे आपसे पूछा है, कौन सा सूत्र आपसे पूछा गया है? तथा युक्तम चानि इत्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। आपसे पूछा गया था कौन सी संज्ञा होती है, तो तथा युक्तम वाला जो सूत्र है किसका है? संप्रदान, करण, कर्म या कर्ता। तो ये किसका सूत्र है? कर्ता कर्म कारक का सूत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तथा युक्तम चानि स्थितम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो कर्म कारक का हो या जो करण कारक का, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो आप अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले बहुत बार कर चुकी हूँ, तो जो आज पहली बार देख रहे हैं वो पहले की वीडियोस क्लिक करके जाके जो उसमें दिया हुआ उसमें जाके आप देख सकते हैं कि तथा युक्तम चानि स्थितम मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी आज मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जिस प्रकार कर्ता की इच्छित वस्तु क्रिया से युक्त होती है, उसी प्रकार कर्ता की अनिश्चित अनचाही जो होती है, अनवांटेड जो भी होता है, अनिच्छित भी हो, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। मतलब इसका क्या हुआ? जिस प्रकार कर्ता की इच्छितम इच्छा वस्तु क्रिया से युक्त होती है, उसी प्रकार कर्ता की अनिश्चित जो अनचाही भी यदि क्रिया से संयुक्त हो तो उसको भी कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। वहां पे भी कर्म संज्ञा होता है। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृश्यति, इस वाक्य में तृण भी कर्म संज्ञक है। देखिए आप यहाँ पे देखिए 2 कर्म है, ग्रामम गच्छन गांव जाता हुआ, तृणम स्पृश्यति घास जो है उसको छूता है, तो ग्रामम में भी कर्म है और तृणम में भी कर्म है। तो यहाँ पे किस सूत्र से हुआ? तथा युक्तम चानि इप्सितम, मतलब जिस प्रकार, ये जो आपका सूत्र है, जिस प्रकार कर्ता की इप्सितम वस्तु, जिस प्रकार कर्ता को जो वस्तु चाहिए उससे युक्त क्रिया, उससे युक्त जो होती है उसमें तो द्वितीय विभक्ति होता ही है, और प्लस जो काम करने की इच्छा ना हो, मतलब बिना मतलब के भी वो काम किया जा रहा है, हो जा रहा है, तो यदि क्रिया से संयुक्त हो तो उसमें भी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र था, कौन सा सूत्र था? तथा युक्तम चानि इप्सितम। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथितम कर्म परिगणन में धातु नहीं है। अकथितम कर्म के परिगणन में धातु नहीं है। अब एक यहाँ पे दूसरा सूत्र और है, अकथितम च, अगर आप कर्ता कारक पढ़े, सॉरी ये सूत्र पढ़े होंगे, कारक का द्वितीय विभक्ति का सूत्र पढ़े होंगे, तो इसमें अकथितम च एक सूत्र है।
अकथितम कर्म के परिगणन में धातु नहीं है। आपसे पूछा गया है कौन सा धातु नहीं है, तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा धातु है। तो अकथितम च जो सूत्र होता है उसके अंदर कौन कौन से द्विकर्मक धातु आते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके ए पट, बी पच, सी दुह या डी दंड। तो पहले देखिए अकथितम च क्या है। अपादान आदि विशेष कारकों से अविवेचित कारक ही कर्म संज्ञा होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात क्या हुआ, जहां अपादान आदि विभक्तियों का अर्थ प्रकट हो रहा हो, मतलब आपको पंचमी विभक्ति प्रकट हो रहा हो किंतु वक्ता उस विभक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता। आप जान रहे हैं कि वहां पंचमी विभक्ति लगेगा, लेकिन जो करता है या जो वक्ता है वो उस विभक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता हो तथा कर्म की विवेक्षा रखता हो, वहां उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए आप लोग। अपदान आदि विशेष कारकों से अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे अपदान कारक होगा, लेकिन अपदान आदि विभक्तियों का अर्थ तो प्रकट हो रहा हो किंतु वक्ता उस विभक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता। मतलब आप जान रहे हैं कि वहां पंचमी विभक्ति होगा, लेकिन बोलने वाला वहां पंचमी विभक्ति नहीं लगाना चाहता हो तथा कर्म की विवक्षा रखता, लेकिन आपको वो काम करना ही है, मतलब द्वितीय विभक्ति, यहाँ कर्म अकॉर्डिंग मतलब द्वितीय विभक्ति रखता हो, वहां उस कारक की कर्म संज्ञा होती है और उसमें क्या कौन सा विभक्ति लगता है, द्वितीय विभक्ति लगता है। ठीक है, वस्तुतः यह नियम द्विकर्मक धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है। ये कहाँ पे होता है, जहां द्विकर्मक धातु होते हैं। तो द्विकर्मक धातु कौन कौन से होते हैं, यहाँ द्विकर्मक धातुओं को एक बार मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, अभी आज फिर कर दे रही हूँ कि कौन कौन सा द्विकर्मक धातु है। ये द्विकर्मक धातु आप याद कर लेंगे तो आगे ये वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो द्विकर्मक धातु कौन कौन सा है, दुह दूहना, याच मतलब मांगना, पच पकाना, दंड दंड करना, रुद्ध रोकना, पृक्ष मतलब पूछना, ची मतलब चुनना, ब्रू बोलना जो कॉफी ब्रू है, शाच शासन करना, जी जीतना, मंथ मंथन करना, मुश चुराना, नी ले जाना, हरि हरण करना, कृष जो खेती करते हैं जोतना, वह वहन करना ढोना। तो ये सारे क्या हैं, द्विकर्मक क्रियाएं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अकथितम कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है। आपसे इतने जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो आपने अभी देखा दुह है, दंड है, पच है, क्या नहीं है, पहला ऑप्शन दैट इज पट, पठती पठता पठंती जो है वो नहीं है। तो आप द्विकर्मक क्रिया एक बार याद कर लीजिएगा, तो ये आपका गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा दैट मीन्स कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका जो सीजीएल का पेपर है उसमें तीनों पेपर में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आप द्विकर्मक धातु याद रखिए कौन कौन सा है, दुह याच पच दंड रुद्ध पृच ची ब्रू शास जी मंथ मुश नी ह्री कृष और वह, ये सारे क्या है, द्विकर्मक धातु है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, पट। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर श्लोक पढ़ना है आपको, अकॉर्डिंगली श्लोक पढ़ के आपको आंसर करना है। श्लोक है आपका, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि, अवक्रता तथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि, तावेद वाहु महात्मना समत्वमिति तथ्यता। अब इस श्लोक का अर्थ समझ के आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर करना है। श्लोक पढ़ लिया सबने, अब आइए क्वेश्चन का आंसर करें। पहला क्वेश्चन है आपका, चित्ते का भवत, चित्ते का भवत, इसके ऑप्शन आपके दिए हुए। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है अवक्रता, ऑप्शन बी वाची, सी यथा या डी समत्वम। ठीक है, तो इसमें आपका श्लोक में आप देखिए, श्लोक में क्या लिखा हुआ है,
अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया चित्ते का भवत, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चित्ते अवक्रता। इसमें ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, भवत नहीं होगा भवेत होगा। आप श्लोक देखिए, श्लोक में लिखा हुआ भवेद, भवेद मतलब यहाँ त और फिर संधि हुआ इसलिए भवेद हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना नॉमिनल होता है। चित्ते का भवेद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अवक्रता, चित्ते अवक्रता भवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर श्लोक आप पढ़िएगा। मैं बार बार पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन आप जब आंसर करेंगे तो बार बार श्लोक को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के समझ लेंगे तब आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। वक्रता पदस्य विप्रयम श्लोकात चित्वा लिखित। वक्रता पदस्य, वक्रता पद का आपको श्लोक से विप्रय जो विपरीतार्थक है श्लोकात चित्वा लिखात ये करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन देखिए अवक्रता पहला ही ऑप्शन लग रहा है, वक्रता पद से आपसे पूछा गया है। बी चित्ते, सी भवेद या डी यथा। तो आप जैसे श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे श्लोक से ही अवक्रता पहला ही पद है आपका, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अवक्रता, ठीक है। अवक्रता पद, वक्रता पदस्य विप्रयम श्लोकात अवक्रता अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथयन्ति अस्य समानार्थक पदम किम अस्ति। यहाँ पे आप देखिए आपका लिखा हुआ है, आपको श्लोक से बताना है कि कथयन्ति, कथयन्ति अस्य समानार्थक पदम किम अस्ति। तो आपसे एक जगह विपरीतार्थक पूछ दिया गया है कि इस वर्ड का विपरीतार्थक श्लोक से बताइए। अब आपसे पूछा गया समानार्थी शब्द, तो इस श्लोक से समानार्थी शब्द कौन सा होगा, किसका, कथयन्ति का। तो ऑप्शन ए क्या है महात्मना, ऑप्शन बी समत्वम, ऑप्शन सी आहु या डी तथ्यतः। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया है कथयन्ति अस्य समानार्थक पदम आहु अस्ति, क्या हो जाएगा आहु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये था तीन श्लोक, तीन जो था आपका श्लोक से था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, मतलब कि आपको पद कुछ अपठित गद्यांश टाइप आता है, अनसिन पैसेज, जैसे आप इंग्लिश में आंसर करते हैं या हिंदी में करते हैं, कुछ पैसेज दे दिया जाता है 200 to 300 वर्ड्स या उससे भी ज्यादा होगा, वो आपको पढ़कर क्वेश्चन को आंसर करना है। अगर आप सीसैट का पेपर करते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये संस्कृत का पेपर है तो उससे डिसीजन मेकिंग तो नहीं है, लेकिन आपको क्या है पैसेज दे दिया जाएगा और उससे आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जितना भी है वो पूछा जा सकता है, या साहित्य जो लिटरेचर पोर्शन है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हो सकता है कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूतम या उत्तर रामचरितम किसी से भी, या किराता अर्जुनियम किसी से भी देकर पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है, या उसमें कोई ग्रामर जैसे कोई पद या किसी का संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, किसी का समास पूछा जा सकता है। तो कुछ भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, इसमें आपको वाक्य शुद्ध करना है। पहला है आपका ऑप्शन देखिए, स नद्या स्नायति, ऑप्शन बी है स नदीम स्नुते, ऑप्शन सी सह नद्या स्नाति और ऑप्शन डी स नद्ये स्नाति। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है वो बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, सह नद्या स्नायति, बी सह नदीम स्नुते, ऑप्शन सी सह नद्या स्नायति और ऑप्शन डी सह नद्ये स्नाति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सह नद्याम स्नाति, ठीक है, सह नद्याम स्नाति ये करेक्ट हो जाएगा। ये सारा वो आपको सिर्फ लकार पूछा गया और कुछ नहीं है इसमें, लकार और शब्द रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। जगत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। ऑप्शन ए जगतस्य, ऑप्शन बी जगतः, ऑप्शन सी जगता नाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जगतः। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो क्या हो गया? जगतः। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधु शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। शब्द है आपका मधु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। कौन सा शब्द है आपका? मधु शब्द है आपका मधु शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? ऑप्शन ए मधुनाय, ऑप्शन बी मधुना, ऑप्शन सी मधुने या ऑप्शन डी मध्वे। इसमें आप देखिएगा थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है आपका। ये जो मधुनाथ है, मधुनाथ नहीं होगा, मधुनाय होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मधुनाय हो जाएगा। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मधु शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? मधुने। ठीक है, मधुने होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द रूप धातु रूप से इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि किसी भी विभक्ति एक वचन बहुवचन द्विवचन से पूछा जा सकता है, या कहीं या डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी शब्द देकर पूछा जाएगा कि इसका मूल शब्द क्या है या मूल धातु क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? कौन सा धातु है? नी धातु, मध्यम पुरुष, लंग लकार, एक वचन। ठीक है, ऑप्शन ए अनयत, ऑप्शन बी अनयतम, ऑप्शन सी अनयन या ऑप्शन डी अनय। तो इसमें क्या हो जाएगा? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अनय, ऑप्शन डी जो है। ठीक है, आप धातु रूप पढ़िए, अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट फिर वही धातु रूप से क्वेश्चन है, अस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा? यहाँ आपसे लोट लकार में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लोट लकार है, पहले आपका लंग लकार था। अस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, ए असम, बी असम, सी आसाम या डी स्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? असम, ऑप्शन ए। ठीक है, या अस धातु तो आप जब 3-4 में होंगे तब से ही पढ़ रहे होंगे, भवती भवता भवंती भवती, तो इस तरीके उसका पूरा लकार उसी समय पढ़ लिए होंगे। तो ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है जो आपको गलत नहीं करना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जो धातु रूप से क्वेश्चन आएंगे या शब्द रूप से क्वेश्चन आएंगे तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, क्योंकि वो आप जब स्कूल में एडमिशन लिए होंगे 4-5 क्लास से ही वो सब चीज पढ़े होंगे। तो ऐसा इसमें कुछ टफ नहीं है। और ऑलरेडी मैं यहाँ पे 24 to 25 एटलीस्ट 25 सेट्स डिस्कस हो चुका है। तो 25 सेट्स में एक सेट में 40 क्वेश्चन है, तो 25 में आपके एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन तो हो ही गए। उसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड है, तो आप 100 क्वेश्चन वैसा छोड़ भी दें तो कितने क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको 800 to 900 क्वेश्चंस मिल गए। तो आप सिंपली वो क्वेश्चन भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका स्कोर जो आपको मिनिमम क्राइटेरिया आपको जो पार करना है आप तब उसी में क्रॉस कर जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि आपको वीडियोस रेगुलर देखना पड़ेगा। अगर आपने एक वीडियो देखा उसके बाद अब 20 दिन बाद आप वीडियो देखने जा रहे हैं तो वीडियोस तो अवेलेबल होगा, लेकिन क्या आपका कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। अगर आप पहला वीडियो देखें उसके बाद जाके आप 28 वीडियो देखेंगे तो दैट मीन्स आपके इतने दिन का लॉस हो गया है। तो वो आप कंटिन्यू करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन लेके बैठ गए 40-40 क्वेश्चन, तो वो भी टफ हो जाएगा। डेली आप अगर देख रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सह बालक गंगा विरहति उद्याने जनान, इन पदों से बना शुद्ध वाक्य क्या है? आपको पद अलग अलग कॉमा करके दे दिए गए। पहला है सह बालका, दूसरा पद है गंगा, तीसरा है विरहति और उसके बाद है उद्याने जनान। इन पदों से बना शुद्ध वाक्य बनाना है। आपको शब्द दे दिया गया, आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सह बालका गंगा विरहति, ऑप्शन बी सह बालका विरहति, ऑप्शन सी सह बालका विरहति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको शुद्ध बनाना है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा?
शुद्ध वाक्य आपको बनाना है तो ऑप्शन बी इसमें शुद्ध होगा, सह बालक गंगाम विरहति उद्याने जनान। तो ये आपका जो ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लियर नहीं दिया हुआ, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। जैसे आपका ऑप्शन था सह बालक गंगा विरहति, तो ये आप में प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सह बालक, जो ऑप्शन 2 है, सह बालक, ठीक है, गंगाम विरहति उद्याने जनान। इसको आप अगर अरेंज कर रहे हैं, इसमें इस सेंटेंस में आपको अरेंजमेंट दिया हो, जैसे आप इंग्लिश का क्वेश्चन बैंकिंग एसएससी का करते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उसमें आपको रीअरेंजमेंट दिया रहता है कि सेंटेंस को आप रीअरेंज करें, तो उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? स बालक गंगाम विरहति उद्याने जानन, उद्याने जनान। इन पदों से शुद्ध वाक्य क्या है? सह बालक विरहति। तो ये सब पद देने के बाद आपका शुद्ध वाक्य क्या बन रहा है? सह बालक विरहति, जो सेकंड सेंटेंस है, सह बालक विरहति आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शुद्ध वाक्य पूछा गया है, शुद्ध वाक्य बताना है। आपके ऑप्शंस हैं तेन गच्छति, ठीक है, ऑप्शन बी तेन गम्यते, ऑप्शन सी तेन गम्यते, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है तेन गम्यते। तो इसमें आपका शुद्ध क्या है वो बताना है। तो इसमें शुद्ध क्या है? तेन गम्यते। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तेन गम्यते। ये आपका वाच्य आप पढ़ेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो इसमें जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें स गच्छति का क्या हो जाता है? तेन गम्यते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ल की संज्ञा क्या है? क्या पूछ रहा है आपसे? ल की संज्ञा क्या है? ऑप्शन है आपके स्पृष्ट, बी ऊष्म, सी विवृत या डी अंतस्थ। तो आपसे पूछा गया ल की संज्ञा क्या है, तो ल की संज्ञा आप बताइए। आप जो पहला चैप्टर है आपका ग्रामर का, पहला चैप्टर क्या होता है? आप कोई भी ग्रामर बुक पढ़ रहे होंगे 6 to 10 वाला, तो उसमें आप पहला चैप्टर खोलेंगे तो आपको वन प्रकरण मिलेगा। वर्ण में आपको स्वर और व्यंजन पढ़ना है। तो स्वर व्यंजन में जब आप भेद पढ़ते हैं, स्वर के कितने भेद है, व्यंजन के कितने भेद है, तो उसमें आपको पढ़ना होता है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर। उसी तरीके से आप वर्ण का भेद जब पढ़ते हैं तो वर्ण में भी आपको भेद पढ़ना होता है। स्पर्श व्यंजन हुआ, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, या उच्छिप्त हुआ, संतृप्त हुआ, स्पृष्ट हुआ। तो इसमें से क्वेश्चन है कि ल क्या है, ठीक है। तो ल क्या है? अंतस्थ संज्ञा है। य र ल व किस में आता है? अंतस्थ में आते हैं, क्योंकि इनका स्थान स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य होता है। ये क्या होता है? जब आप य र ल व बोलेंगे, य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन डी अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले संबंध तत्वों को कहते हैं। किसी धातु या शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं, तो जुड़कर जो शब्द बनता उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी लकार या डी अव्यय। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले संबंध तत्वों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय के सूत्र हैं, फिर उसके भेद है तद्धित प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स की संज्ञा है। स की संज्ञा क्या है? आप देखिए कौन सा स है? ये दंत स। ये किस में आएगा? स्पर्श। ऑप्शन ए है आपका स्पर्श, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी स्वर या ऑप्शन डी अंतस्थ। तो ये स्वर तो हो नहीं सकता, स्वर तो आपको पता अ से स्टार्ट होता है। तो आपसे पूछा गया स क्या है? तालव्य श किस में आता है? स्पर्श में आएगा, ऊष्म में आएगा, स्वर में आएगा या अंतस्थ में आएगा। तो इसके लिए आपको स्पर्श जानना है। स्पर्श किसको बोलते हैं हम लोग? क से म जो होता है वो क्या हो जाता है? स्पर्श हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको स पूछा गया है। तो स क्या है? ऊष्म है। आप तालव्य श दंत श ह बोलते हैं, जब तालव्य श मूर्धन्य स दंत और ह बोलेंगे तो उसके उच्चारण में जब आप उच्चारण करेंगे तो उसमें ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा जिसमें निकलती है तो वो क्या हो जाता है? ऊष्म वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बी
ऊष्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, स्पृष्ट किन वर्णों को कहा जाता है? स्पृष्ट किन वर्णों को कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊष्म, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी स्पर्श या ऑप्शन डी स्वर। ठीक है, इसमें आपको बताना है स्पृष्ट किसे कहा जाता है। सभी स्पर्श वर्णों के उच्चारण के साथ साथ ध्वनि उत्पादन इंद्रियों को स्पर्श होता है, तो अतः इन सभी स्पर्शादि वर्णों का प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट कहलाता है। ठीक है, स्पृष्ट किसको कहते हैं? जो भी हम लोग क से लेके म तक उच्चारण करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कंठ, मूर्धा, तालु, दंत ये सब स्पर्श होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पृष्ट कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आप क से म काउंट करेंगे, कवर, चवर, टवर, तवर, पवर, इस तरीके से आप काउंट करेंगे ना तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों को स्पृष्ट कहा जाता है। स्पृष्ट वर्णों का उच्चारण में वागेंद्रिय द्वारा बंद रहता है। जैसे क से म तक आप व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो ये सारा स्पर्श होगा। क्या क्या स्पर्श होता है? कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, नासिक के, ये सब का स्पर्श होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट है आपका, विवृत्त किसकी संज्ञा है? विवृत्त किसकी संज्ञा है? ऑप्शन ए अंतस्थ, बी स्पर्श, सी स्वर या डी इनमें से कोई नहीं। विवृत स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा एवं तालु आदि के मध्य मार्ग खुला रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विवृत कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन स्वर। ठीक है, स्वर विवृत की संज्ञा है जिसमें स्वर के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है। जैसे आप अगर आप बोलेंगे आ, ई, तो ये सब में क्या है? मुंह ज्यादा खुल रहा है, तो इसको हम लोग स्वर बोलते हैं और स्वर को ही विवृत बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से आपको श्लोक पढ़ना है और श्लोक पढ़ के आंसर देना है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आपको श्लोक पढ़ना है। श्लोक पढ़िए और आंसर कीजिए। तो पहला श्लोक है आपका, आचार प्रथमो धर्म इत्येद विदुषाम वच तस्माद् रक्षेत सदाचरम प्राणेभ्यो विविवेशेत। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या किया गया है? श्लोक दे दिए गए, आपको श्लोक से आंसर करना है। ठीक है, आचार प्रथमो धर्म इत्येद विदुषाम वच तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो विशेषतः। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है प्रथम धर्म क, प्रथम धर्म क। ऑप्शन ए वच, ऑप्शन बी विदुषाम, ऑप्शन सी आचार या ऑप्शन डी अधर्म। प्रथम धर्म क, धर्म क्या है? प्रथम धर्म क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार प्रथम धर्म अस्ति। ऑप्शन सी आचार प्रथम धर्म अस्ति। आप श्लोक में देखिए आचार प्रथमो धर्म लिखा हुआ है, इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, कुछ याद नहीं करना, सीधे लिख देना आचार प्रथमो धर्म, ये आपके श्लोक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म पदस्य किम विशेषणम श्लोके प्रयोक्तम। धर्म पदस्य किम विशेषणम श्लोके प्रयोक्तम। धर्म पद के लिए कौन सा श्लोक में विशेषण आया है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण आया है। आप श्लोक पढ़िए फिर से, आचार्य प्रथमो धर्म इत्येद, आचार प्रथमो धर्म इत्येद, तो कौन सा विशेषण आ गया? प्रथमा आ गया है। धर्मस्य, इसका आंसर होगा धर्म पदस्य, धर्म पदस्य विशेषणम प्रथम श्लोके प्रयुक्तम। तो क्या हो गया है? प्रथम श्लोके। आंसर क्या हो गया? प्रथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथनम इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। कथनम इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथनम इत्यर्थे वच पदम श्लोक प्रयुक्तम। आपका ऑप्शन था वच, विदुषाम, आचार या विशेषतः। तो आप श्लोक फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि श्लोक से ही आंसर करना है ना, तो उसको आपको बार बार देखना ही पड़ेगा। आचार प्रथमो धर्म इत्येद विदुषाम वच। तो आपका क्वेश्चन क्या था? कथनम इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा
कथनम इत्यर्थे वचः पदम श्लोके प्रयोक्तम। ठीक है, तो दिस कंप्लीट 40 क्वेश्चंस, आपका 40 क्वेश्चंस सेट का कंप्लीट होता है। तो आप जितने भी सेट्स आ गए हैं वो सारे सेट्स का रिवीजन कीजिए। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आपको डेली रिवीजन तो हो रहा है। इतने सारे आप बुक्स खोलिएगा कि ग्रामर पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे या फिर संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसका आपको ऑल टोटल समरी आपको डेली 40 क्वेश्चन के सेट्स में दिया जा रहा है। तो आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आपके एग्जाम्स हो नहीं जाते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी अदर सेक्शंस जो है वो भी रिवीजन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।